राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में 24 दिसंबर को सार्वजनिक रैली रद्द कर दी गई। इसके साथ ही उनकी ओर से दावा किया गया कि स्थानीय अधिकारियों ने बैठक के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने संसद के सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार में दोहरे मानकों को अपनाया है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से उत्साहित इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा में दिलचस्पी अभी खत्म नहीं हुई है और अंतरिक्ष एजेंसी अब उनकी सतह से कुछ चट्टानी पत्थर लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना के मुख्य आरोपी ललित मोहन झा, जो कथित तौर पर लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन के पीछे के मास्टरमाइंड है, को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में वीरवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में 202 अनधिकृत कॉलोनियों को वीरवार को नियमित करने की घोषणा की। इन कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की 103 कॉलोनियां तथा शहर स्थानीय निकाय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरवार को पुलिस और आबकारी विभाग को सफदरजंग एन्क्लेव में एक आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत पब और बार चलाने व अवैध रूप से शराब परोसने जाने पर रोक लगाने के लिए साप्ताहिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने संबंधी 30 अक्टूबर के उनके फैसले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में प्रचंड जीत हासिल की है। इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा के नाम पर सहमति बनी और उन्हें पार्टी की ओर से राज्य की कमान सौंप दी गई। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय
या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मैरियट समूह द्वारा शुरू किए गए कोर्टयार्ड 5 सितारा होटल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केके समूह, एस्पेरा समूह और मैरियट समूह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता की सोच के अनुसार सरकार का चयन होता है और सरकार के प्रयासों से जनता के लिए सुरक्षा, रोजगार और व्यापार का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का मौका सरकार को मिला है और यह शुभारंभ उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज गोरखपुर में कई चीजें नई हो रही हैं। आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्राप्त हुआ तो हर एक क्षेत्र में आपको खुशहाली, विकास का एक नया वातावरण देखने को मिला। देखिए, शुरुआत एक जगह से होती है और वो शुरुआत आपने एक वोट के माध्यम से प्राप्त कर ली। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होता है तो विकास दौड़ पड़ता है। सुरक्षा के कारण निवेश आ पड़ता है। सुरक्षा के कारण सुशासन जमीनी धरातल पर दिखाई देता है और अपने ही घर में नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। और मैं कहता था ना कि आने वाले समय में यहाँ के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के योग्य नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी के लिए आना पड़ेगा। और आज इस होटल के माध्यम से शुरू हुआ है। लोकल यूथ के साथ साथ देश के भी
स्किल मैन पावर को रोजगार देने का माध्यम गोरखपुर बन रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर गोरखपुर वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता। और मैं इसके लिए के ग्रुप को और एस्प्रा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहाँ पर इस 5 स्टार होटल को मैरियट ग्रुप के साथ मिलकर के आज जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहाँ पे उजाड़ था और भाइयों बहनों 6 वर्ष के अंदर उसी खंडहर में आज एक 5 स्टार होटल बन गया है। उस समय की सरकार की सोच खंडहर की थी तो खंडहर ही था। आज की सरकार की जो सोच है वो 5 स्टार और 7 स्टार की है। तो एक 5 स्टार होटल के रूप में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो गया, एक बेहतरीन होटल मिल गया है। ये सोच पे निर्भर करता है। जनता जैसे सोचेगी वैसी सरकार आ जाएगी। सरकार जैसे सोचेगी, जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी तो सुरक्षा भी देगी, सुशासन भी देगी, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है। और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो केवल गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है, 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है। ये 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। यानी सभी कुछ यशस्वी बनने की ओर अग्रसर है और यही जीवन है। आपने पुरुषार्थ किया, सही सत्संकल्प के साथ आगे बढ़े तो उसका लाभ हर एक को प्राप्त हो रहा है। और इसी सत प्रयास से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत होगा। 2027 के इस लक्ष्य को लेकर के हम सब चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस दिशा में जो सार्थक प्रयास कर रहा है, हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने क्षेत्र में कार्य करें। हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी वही स्थिति है। आप अयोध्या में जाएंगे, एक नई अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है तेजी के साथ। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करेगा? हमने जब इन्वेस्टर समिट किया था अभी फरवरी में, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। यानी 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी सरकार अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर दे सकती है और प्रत्येक जनपद में दे सकती है। हर जनपद में इस प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और उसी प्रस्ताव के क्रम में पर्यटन नीति के अंतर्गत जहां होटल बन रहे हैं, वहीं साथ ही साथ मैं मैरियट ग्रुप को इस बात के लिए भी आमंत्रित करूंगा। हेरिटेज होटल की एक नई श्रृंखला विकसित कर रहे हैं किलों में, और जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है उनमें बुंदेलखंड में किलों की श्रृंखला है। लगभग 31 ऐसे किले हैं हमारे पास वहां पर, जिनको होटल में बदलने की संभावना है, जहां पे टूरिज्म को बहुत तेजी के साथ प्रमोट किया जा सकता है। प्रदेश के अंदर अन्य शहरों में भी इस प्रकार की संभावनाएं हैं और मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप लोग भी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। होम स्टे की एक नई व्यवस्था, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतरीन हो सकता है, होटल का भी, होम स्टे का भी, और टूरिज्म को व्यापक पैमाने पे जितना आप प्रमोट कर पाएंगे करिए। एक नई संस्कृति डेवलप होगी, लोग आकर्षित होंगे, दुनिया आपकी तरफ आएगी, लोगों को देखने को मिलेगा। इतना अच्छा रामगढ़ ताल और रामगढ़ ताल के किनारे मैरियट कोर्टयार्ड का यह आज शुभारंभ होना उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से ग्रुप को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप गोरखपुर वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार का काम फैसिलिटेट करना है, उसका संरक्षण और उसको अनुशासित तरीके से आगे बढ़ने का काम हम सबका सामूहिक रूप से होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार योजना की तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं चलेगी, बल्कि गाँव-गाँव जाकर लोगों की तकलीफ दूर करेगी। उन्होंने दावा किया कि जहाँ एक और राज्य में सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है, वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथों हाथ आज राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आज खूंटी जिला के ये कचहरी मैदान में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा 24 नवंबर से लगातार विभिन्न पंचायतों में
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के शिविर कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हम लोग भी विभिन्न जिलों में जा जाकर आपके बीच में इन कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति को जानने और समझने का प्रयास करने के लिए पहुंच रहे हैं। और पूरे राज्य में 23 नवंबर से लेकर आज तक पूरे गांव में, पंचायतों में एक त्योहार सा माहौल हो गया। और चूंकि जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और उसी समय हमने ये कहा था कि ये सरकार दिल्ली में नहीं, रांची के हेडक्वार्टर के कमरे से नहीं चलेगा, बल्कि ये सरकार गांव गांव जा जा करके सरकार गांव के लोगों की तकलीफ को दूर करेगी। पहला शिविर के माध्यम से 35 लाख आवेदन गांव से हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए 55 लाख से अधिक आवेदन हमें मिला। उन आवेदनों से हमारे गांव के अंदर, गांव के भीतर का जो तकलीफ था, जो समस्याएं थी, किसानों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, छात्र छात्राओं की, युवाओं का, किसानों का, वो सभी चीजों को जानने समझने का मौका मिला। फिर हमने एक एक करके सबको चिन्हित किया कि किसको सबसे पहले काम करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक लाइन से हम लोगों ने बनाया। और अभी जो शिविर लग रहा है, इसमें कितना आवेदन आएगा ये तो 29 तारीख के बाद पता चलेगा। आज डिबरी लगा करके, टॉर्च लगा करके 60 साल की उम्र के लोगों को भी आप गांव में खोजेंगे तो आपको कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है। आज जो 57-58 साल का आदमी है, बुजुर्ग है, वो दिन गिन करके अपना समय काट रहा है कि कब 60 साल होगा और हमको पेंशन हमारे घर के दरवाजा में आकर के मिलेगा। आज कोई ऐसा इस राज्य में घर नहीं बचा जिसको सरकार की कोई न कोई योजना ना छूती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं कि इन लोगों ने विगत राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में मात्र 16,20,000 लोगों को पेंशन दिया 20 वर्षों के अंदर। लेकिन मात्र 4 साल के अंदर हमने 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया है। आज शिविर में बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है। आप उन शिविरों में जाइए और उन शिविरों में जा करके आप अपने लिए रोजगार, स्वरोजगार, किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, महिलाओं के लिए फूल ओझानो योजना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड मिल रहे हैं। आज हाथों हाथ वृद्धा पेंशन बन रहा है, हाथों हाथ राशन कार्ड बन रहा है, हाथों हाथ सावित्रीबाई फूले कार्ड बन रहा है, हाथों हाथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपनी स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने
ईडब्ल्यूएस की सीटों को घटाए जाने को लेकर दिल्ली सरकार पर प्रश्न उठाए, जिसके उपरांत जवाब देते हुए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि हर साल हम स्कूलों से पिछले 3 सालों का ब्यौरा लेते हैं कि जितनी आपकी अधिकतम क्षमता है उसको रिपोर्ट करें और उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस की संख्या का अनुमान लगाया जाता है, जिस कारण हर साल ईडब्ल्यूएस की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे की 50,000 सीटें थी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बताएं कि किस आधार पर वर्ष 2023-2024 में इन सीटों की संख्या घटाकर 35,000 कर दी गई। 2023-24 के दौरान कुल 35,000 सीटों में से अब तक 6500 सीटें खाली क्यों हैं, जबकि आवेदन 2,09,000 आए। मेरी सेकंड सप्लीमेंट्री है, हाल ही में हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम आय 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। अगले वर्ष आवेदकों की संख्या और भी ज्यादा होगी। सरकार उसके लिए क्या इंतजाम कर रही है? माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से इसका प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। जो ईडब्ल्यूएस की सीटें होती हैं वो बेसिकली हर साल में स्कूल्स अपनी ईडब्ल्यूएस की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी पिछले 3 सालों में कितनी मैक्सिमम एडमिशंस जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों मिलाकर हुई हैं। तो इसलिए पहले और मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, ऐसा पाया गया था कि कई स्कूल्स जनरल एडमिशंस नहीं कर रहे थे, सिर्फ ईडब्ल्यूएस एडमिशंस के आधार पर अपने स्कूल को चलाने की कोशिश कर रहे थे रीइंबर्समेंट्स लेके, और वहां पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो स्कूल्स को बहुत हमने क्लैंप डाउन किया कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज देनी है, और जितनी वो एक्चुअली एडमिशंस करते हैं टोटल, जो मिस रिपोर्टिंग चल रही थी उसको हमने उस पर क्लैंप डाउन करके हर साल हम उनसे ब्यौरा लेते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही है उनको आपको रिपोर्ट करना है पिछले 3 सालों की। उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। यही कारण है कि हर साल ईडब्ल्यूएस की जो संख्या है वो थोड़ी चेंज होती है, कभी बढ़ती भी है और कभी घटती भी है। दूसरा आपका ये सवाल था कि इतनी एप्लीकेशंस के बाद भी सीटें खाली क्यों हैं। सीटें कई बार इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि हालांकि एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, कुछ स्कूलों के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। उनको उन स्कूलों में एडमिशन मिलने के बावजूद कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि पेरेंट्स प्रिफर करते हैं कि बच्चों को एक्चुअली सरकारी स्कूल में भेज दें, बिकॉज उनको वो सरकारी स्कूलों को कई लोअर एंड प्राइवेट स्कूलों से बेहतर समझते हैं। तो ये भी कारण है कि एप्लीकेशंस होने के बावजूद सीटें खाली रह जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमने अभी एक एडजस्टमेंट ड्रॉ भी इसी पर्पस के साथ किया था कि जो सारी सीटें खाली थी उनकी लिस्ट हमने उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी जिन्होंने अभी तक जिनका एडमिशन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद भी नहीं हुआ था। लेकिन उस एडजस्टमेंट ड्रॉ में भी बहुत सारे बच्चों ने उन स्कूलों को चूज नहीं किया। तो आखिरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, वो पेरेंट्स की चॉइस के आधार पर होता है। अगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, इस कारणवश वो सीटें खाली रह जाती हैं। और तीसरा आपका जो सवाल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम एग्जामिन करें। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये संख्या 50,000 से घटकर जो 35,000 हो गई है, ये संख्या बढ़कर 50,000 हो, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? मैं ये आपसे जानकारी चाहता हूँ। देखिए, ईडब्ल्यूएस की संख्या घटाना बढ़ाना वो तो प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटें हैं उसके आधार पर निर्भर करता है, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार तो ये कर सकती है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ा सकती है और गवर्नमेंट स्कूल में कमरे, टीचर्स, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, ये सरकार कर सकती है। ईडब्ल्यूएस कोटे में कितनी सीटें होंगी वो तो इससे निर्धारित होगा कि टोटल कितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें कितनी सीटें हैं और उसका 25% क्या है। उसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है। सरकार की सिर्फ एक भागीदारी है जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हुई है। पहले ईडब्ल्यूएस कोटे के नाम पे जितनी धांधली चलती थी और एक आम आदमी को, एक लेबरर को, एक गरीब व्यक्ति को एक स्कूल में सिर्फ फॉर्म लेने के लिए इतने धक्के खाने पड़ते थे। वो स्कूल में जाते थे, प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें घुसने नहीं देते थे, वो दिनों दिन की दहाड़ी छोड़ के जाते थे। आज जो ऑनलाइन एडमिशन होता है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के, अपने फोन से, साइबर कैफे से, कहीं पर भी जाए बिना
अपने बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन दे सकता है। जो ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है वो पूरे एक रिपोर्टर्स के समूह के सामने होता है। वहां पर शुरू में कुछ सालों में शिक्षा मंत्री ने खुद, उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन वहां पे ऑनलाइन बटन दबाते हैं और सब लोगों के सामने एडमिशन की लिस्ट बनती है। इससे ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस एडमिशंस की मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पूरे देश में कहीं नहीं होगी जो ऑनलाइन प्रक्रिया दिल्ली में फॉलो हो रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली में ठंड के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया और सरकार से इस संबंध में उठाए गए कदमों को लेकर सवाल उठाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का श्रेय भाजपा शासित केंद्र सरकार को दिया और इसे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी बताते हुए दस्तावेज भी मीडिया के सामने पेश किए। विषय थोड़ा संवेदनशील है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको दिल्ली की न दिल्ली वालों की कोई चिंता है। आज जो मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूं, पिछले 30 दिनों में ये वो 203 लोग हैं जिनकी मृत्यु खुले में सोने से हुई है। हर थाने का जो डाटा होता है ये पूरा वो डाटा है। इसमें से 16 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पे हल्के फुल्के कुछ निशान हैं, बाकी किसी के शरीर पे कोई निशान नहीं है। मुख्यतः कारण सिर्फ ठंड में सिकुड़कर मरने से है। 15 नवंबर को हर साल दिल्ली की सरकार को विंटर एक्शन प्लान लागू करना होता है। उस प्लान के तहत इनको रैन बसेरे बनाना, अस्थायी रैन बसेरे बनाना और उसकी सब तैयारियां करना, उसमें बिस्तर, कंबल, चाय, बिस्किट ये सब की व्यवस्था करना, ये काम दिल्ली की सरकार को ड्यूटी डिपार्टमेंट के साथ करना होता है। आज हम 15 दिसंबर में हैं और मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, जरा एक बार जाकर इनके विंटर एक्शन प्लान की सच्चाई भी देख लीजिए। आधे अधूरे टेंट, बिस्तर है नहीं, गंदगी, और आज भी खुले में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। इन बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल बताएं। आपकी जिम्मेदारी थी और ये पहले साल की घटना नहीं है। 2018-19 में मरने वालों की संख्या थी 779, 2019-20 में 749, 2020-21 में 436, 2021-22 में 545 और अभी तो ठंड शुरू नहीं हुई है। अभी आप देखें दिल्ली में लोग स्वेटर या इतना नहीं पहनते हैं, ठंड तो बढ़ेगी। तो आज 15 दिसंबर 2203 हो चुके हैं। अभी दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी का जो आधा महीना है ये बाकी है। किसकी जिम्मेदारी थी ये? आप दिल्ली के मुखिया, जिम्मेदारी आपकी थी। एक भी व्यक्ति की अगर मौत इस तरह से होती है वो दर्दनाक है, अफसोसजनक है। अरे आपको जनता का काम करना है भाई, जनता की सेवा करनी है, जो नहीं कर रहे आप 9 साल से। छोड़ दिया लोगों को खुले में मरने के लिए। कहाँ हैं आपके 62 विधायक? क्यों नहीं रात को सड़कों में निकलते? क्यों उनको रैन बसेरों में शिफ्ट नहीं करते? तो इन 203 लोगों की हत्या है ये, हत्या, मृत्यु नहीं है ये। इसके जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल। ईश्वरीय जीवन का मतलब किसी की भी मौत होती है, दुख होता है, कोई घटना घटे, दुर्घटना घटे, समझ में आता है, लेकिन आपने तो उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी उनका पेट, उनका शरीर ढकने की, उनको रैन बसेरों में बसाने की। कैलाश गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि बसें दिल्ली सरकार ने दी हैं, तो एक ऑर्डर दिखा दें, एक कागज सरकारी दिखा दें कि जिसमें दिल्ली सरकार ये कहे कि हाँ ये बसें हमने खरीदी हैं। ये भारत सरकार का पेपर है मेरे पास। 1221 बसें अंडर जीसीसी मॉडल डीटीसी को दी गई हैं। 300 ई बसेज हैव बीन सेक्शन अंडर ईओआई डेटेड सो एंड सो एंड बैलेंस 921 ई बसेज हैव बीन सैंक्शनड अंडर डिमांड एग्रीगेशन मॉडल। डीटीसी हैज बीन सैंक्शन रुपीज 581 करोड़ 82,37,341 रुपए एंड फॉर 1221 ई बसेज आउट ऑफ विच रुपीज 182 करोड़ 36,47,438 हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। मोदी की गारंटी को अपनी गारंटी बताकर अरविंद केजरीवाल झूठी वाहवाही लेना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। तो भारत की केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल बताए कि उन्होंने क्या किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी
विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।